हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ को हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके इसको हम धीरे धीरे इसको अप लेवल तक ले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार संतुलित किया जाता है। इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप सभी को नाम पता है कि इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद, यहाँ पे गलत से लिख गया, यहाँ पे आप क्या करना है, दो अभिकारक क्या होते हैं इसके बारे में भी बात हम आगे करेंगे। तो आपको याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना होगा, कोई भी दो या दो से अधिक चीज़ें लेना है, उनको क्या करना है, अगर हम आपस में मिला देंगे तो उनको मिलाने के पश्चात एक हमारे पास नई चीज़ बनेगी जिसके गुण क्या होंगे, वो नए होंगे। तो जब हमारे पास नए गुणधर्म वाली चीज़ बनती है या कोई चीज़ पदार्थ बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने कुछ गिलास में क्या ले लिया, वाटर ले लिया और उसमें क्या किया, हमने दूध, नमक और ऐसी सब चीज़ें मिला के, हमने चाय पत्ती मिला के हमने इनको क्या किया, आपस में मिलाया। दूध मिलाया, चाय पत्ती मिलाई, नमक मिलाया, पानी मिलाया। इन सभी चीज़ों को, यानी जो कि दो या दो से अधिक हैं, इन सभी को मिलाकर आखिर में हमने क्या किया, नए गुणधर्म वाला। पहले पानी का स्वाद कोई नहीं होता था, चीनी मीठी होती थी और नमक थोड़ा सा कड़वा होता था या नमकीन होता था। इन सभी को मिला के हमने क्या बनाया, चाय बनाई। तो चाय में आप लोगों ने देखा कि ये नया पदार्थ बना है और उसके गुणधर्म भी अलग हैं, चाय का स्वाद इन सभी से अलग होगा। तो इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिलेंगी, मिलकर क्या बनाएंगी, एक नया पदार्थ बनाएंगी जिसके गुण भी क्या होंगे, नए होंगे। अभी हमने एग्जाम्पल में बात की, चीनी मीठी होती है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता, नमक नमकीन होता है। इन सभी के जो स्वाद थे, कुछ मीठा था, कुछ नमकीन था, इन सभी का मिला के एक नया गुणधर्म बनेगा चाय, जो कि क्या होगी, उन सभी के गुणों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएं तो हमने उदाहरण में लिया कि हाइड्रोजन एक गैस होती है जिसका फार्मूला आप सभी को पता है कि H2 होता है। ऑक्सीजन एक गैस होती है, उसका फार्मूला O2 होता है। अगर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में मिला दी जाएंगी, जो चूँकि दो चीज़ें हैं, तो मिलाने के पश्चात जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें एक नए गुणधर्म वाला क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा, निर्माण होगा, जो कि आप सभी को पता है क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने रिएक्शन को समझाने के लिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले रखा है, हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, O2 ले रखा है, ऑक्सीजन से लिखते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे, चूँकि आपको बता दें हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। हमने दो गैसों को मिलाया और गैसों को मिलाने के पश्चात यहाँ पे H2O बना है। ठीक है, H2O जो कि क्या है, द्रव है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या लिया था, गैसें ली थी, लेकिन हमारे पास बना क्या है, द्रव। तो यानी इसके गुणधर्म क्या हो चुके हैं, नए हो चुके हैं। पहले हमारे पास गैसें थी, अब वो क्या हो चुका है, द्रव हो चुका है। तो नए गुणधर्म वाला यहाँ पे पदार्थ बन जाएंगे। अभी यहाँ पे हम संतुलित समीकरण को नहीं समझते, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लेना है, ऑक्सीजन गैस लेना है और क्या बनेगा, जल बनाएगा। अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया, इसमें भी 2 से गुणा कर दिया। वो आगे की बातें हैं, उनको हम आगे से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि दो चीज़ें मिलाकर जो नए गुणधर्म वाली अन्य उत्पाद बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे शब्दों में समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी वस्तु या किसी पदार्थ में अगर परिवर्तन हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे कैसे, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने रासायनिक परिवर्तन होते हुए देखा है। आप लोगों ने देखा है कि लोहा होता है, लोहे में जो लोहे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो काफ़ी समय तक रखी रहती हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो आप सभी को पता है ये कैसे हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हुआ। अब लोहा एक
क्या है, तत्व है, ठीक है, तत्व है, उसके संपर्क में क्या आएगा, वायु आएगी, ठीक है, वायु, लोहा धातु है और उसके संपर्क में क्या आएगी, वायु आएगी। तो वायु जो होगा धातु यानी लोहे धातु से क्रिया करके क्या करेगा, वहाँ पे फेरस ऑक्साइड बना लेगा, फेरस ऑक्साइड की एक परत बना लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग नाम देते हैं। तो यहाँ पे किसका मिलान हुआ, यहाँ पे वायु और लोहे की धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी दोनों आपस में मिलकर एक नया पदार्थ यानी क्या बनाते हैं, जंग बनाते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद अंगूर के रस का किण्वन, जो अंगूर का रस होता है उसमें कुछ क्या होता है, कुछ कीड़े जो कि हमारे एंजाइम का काम करते हैं, उनके द्वारा किण्वन होता है, तब जाके हमारा कुछ, आप लोगों ने देखा है अंगूर से शराब बनाते हैं, तो यह अंगूर का किण्वन करके ही शराब बनाई जाती है, ठीक है। भोजन का पकना भी हमारा एक तरीके से क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो हमारे शरीर में भोजन पचता है वो भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। हम जो खाते हैं वो हमारा क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, उसके साथ में थोड़ी सी हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, तब जाके हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, यानी जल बनता है, CO2 बनता है और साथ में ऊर्जा बनती है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। श्वसन क्रिया में भी यही होता है, यानी श्वसन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज के रिएक्शन करता है, तब जाके हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, यानी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब हमारे शरीर में पाचन की बात आएगी तो हम पाचन के रूप में कुछ खाना खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन से मिलती है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनाती है, यानी ग्लूकोज बनाता है। तो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया में का हिस्सा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, यानी किसी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है रासायनिक रूप से तो कहा जाएगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब आगे बात करते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो आगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे वो देख। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं, यानी कोई चेंजेस हुआ या नहीं, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। उसे कैसे कैसे पहचान करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो हम मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन एक गैस थी, इन दोनों को मिलाकर हमने जल बनाया था। जल जो कि हमारा क्या था, द्रव। तो पहले जो हमारे पास चीज़ें थी वो गैस अवस्था में थी, जो हमारा जल बन के आया था वो द्रव अवस्था में था। तो उसकी अवस्था बदली कि नहीं बदली, गैस के किस में हो गई, द्रव में। तो अगर किसी चीज़ की अवस्था बदल जाती है तो कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, रंग में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, इसको हम आपको देसी एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने पानी लिया, पानी का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। फिर उसमें हमने दूध मिलाया, यानी दूध क्या था, वाइट मिलाया, ठीक है। चाय की पत्ती मिलाई, कुछ काला हो गया। तो अगर हम ये सब मिला के देखेंगे तो जो चाय का कलर आएगा उसका कलर कुछ और होगा। पहले हमने बिना पानी जो लिया था वो रंगहीन था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलाई, जब बाद में आखिरी में चाय बनी हमारी, तो चाय का कलर आपने देखा कि बदल चुका है। तो कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रंग में परिवर्तन अगर किसी चीज़ में हो जाएगा तो भी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तीसरा, गैस का निष्कासन। अगर आप दो चीज़ों को मिलाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उसके साथ में अगर कहीं से गैस निकल रही है तो भी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला देखिए, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन, अगर किसी चीज़ को हम बनाते हैं, अगर उसका ताप बदल जाता है, जैसे हमने पानी को लिया था तो पानी हमारा क्या होता है, नॉर्मल ठंडा होता है। लेकिन जब हमने चाय बनाई तो चाय, आप लोगों ने देखा कि चाय क्या होता है, चाय का टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है अधिक होता है। तो हमने ठंडी चीज़ से क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के चाय बनाई, तो चाय का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब वहाँ पे ताप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो ताप में परिवर्तन होगा तो भी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, बात करते हैं रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखेंगे। आप लोगों ने समझ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझ ली, अब उस अभिक्रिया को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, उसे कैसे व्यवस्थित करेंगे, उससे ही हम रासायनिक समीकरण में समझेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जब एक मैग्नीशियम रिबन, यानी हमने क्या किया, मैग्नीशियम का एक छल्ला लिया हुआ है,
को वायु में जलाया जाता है। अब उसको वायु में जलाया जाता है, इसका मतलब है वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या लाया जाएगा, मैग्नीशियम का छल्ला, यानी मैग्नीशियम और वायु आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी हमने मैग्नीशियम को वायु के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। ठीक है, अब इसको हम, ये तो हमारी एक रासायनिक अपक्रिया होगी, यहाँ पे लिखा है यह एक रासायनिक अपक्रिया का कथन है, ये तो होगी रासायनिक अपक्रिया। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया था तो मैग्नीशियम हमने लिख लिया। यहाँ पे वायु मिलाया था यानी वायु में जलाया था, यानी हमने मैग्नीशियम को वायु के साथ रिएक्शन करे तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। आपस में मिला इसलिए हमने इनको प्लस के चिन्ह से जोड़ दिया। फिर मिलाने के पश्चात बना क्या हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो उसको हमने एक एरो के द्वारा उस तरफ लिखा है, दाईं तरफ लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को इस प्रकार से प्रदर्शित करना, इसे कहते हैं शब्द समीकरण। यानी जो हमने रासायनिक समीकरण को लिखा है, किसी रासायनिक अपक्रिया को हिंदी में उनके लेटरों से लिखना, यानी उनके शब्दों से लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार से अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो कहा जाएगा कि वो शब्द समीकरण है। इसी समीकरण को लिखने का एक अन्य तरीका है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार, यहाँ पे देखिए रासायनिक अपक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका इस प्रकार है। यानी हम यहाँ पे मैग्नीशियम को पूरा मैग्नीशियम हिंदी में न लिख के इसके संकेत चिन्ह Mg से लिखते हैं। यानी मैग्नीशियम का संकेत चिन्ह क्या होता है, Mg होता है, उसको हम क्या लिखें, Mg से लिख दें। और ऑक्सीजन का संकेत चिन्ह ऑक्सीजन का O2 होता है। ठीक है, इन दोनों को हमने O2 लिख दिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत चिन्ह क्या होता है, यह फॉर्मूला है, आप लोगों को बेसिक क्लास में फॉर्मूला देखना होगा, उसमें हम आपको पढ़ा देंगे कि किसे कैसे किस चीज़ का फॉर्मूला कैसे याद करना है। तो वहाँ पे हम बेसिक क्लास, केमिस्ट्री की बेसिक क्लास का हम वीडियो बना देंगे क्लास 10th का, आप जाके वो भी देख लीजिएगा, तब जाके ये क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैग्नीशियम का मतलब Mg हो जाएगा, ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने संकेत में Mg और O से लिख दिया। तो किसी चीज़ को अगर इस प्रकार से उनके चिन्हों से, उनके संकेतों से लिखना हो तो इस प्रकार के समीकरण को कहेंगे सांकेतिक समीकरण कहेंगे। यानी मैग्नीशियम हमने पूरा ना लिख के उसके संकेत चिन्ह Mg से लिख दिया, ऑक्सीजन को पूरा ना लिख के O2 से लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरा ना लिख के MgO से लिख दिया। तो इस प्रकार से समीकरण को लिखना सांकेतिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसके बाद आपको एक चीज़ और समझा दें कि जो तीर की तरफ इस तरफ चीज़ें लिखी होती हैं, यानी जिन चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं, मिलाकर हम नए गुणधर्म वाला उत्पाद बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं, तो जिन चीज़ों को हम मिलाकर, यानी जिनकी हम अभिक्रिया आपस में कराते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो जिन पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो हमने Mg और O2 को आपस में अभिक्रिया कराया, इसका मतलब Mg और O2 हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। ठीक है, और अभिक्रिया कराने के पश्चात जो नए गुणधर्म वाला उत्पाद बनेगा उससे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। और इधर वाले हमारे ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिन लोगों की अभिक्रिया कराते हैं, जिन पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं आपस में, वो अभिकारक होंगे। अब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिकारक वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, आपस में रिएक्शंस करेंगे, वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर की समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको बताया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्पाद की। किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को, जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे ऊपर की समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा, यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है,
इन दोनों की रिएक्शन से यानी अभिकारकों के मिलने से हमारा जो पदार्थ बना है उसे हम उत्पाद कह देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इतना देखिए। इसके बाद हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखना है। ठीक है, लिखने का रूल क्या है, कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना है, यानी किस प्रकार से रूल, कैसे रूल से हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, उनको फॉलो करके हम रासायनिक समीकरण को लिखना सीखेंगे। तो पहला क्या रूल है, यहाँ पे देख लीजिए, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यानी जो रासायनिक समीकरण है वो किसको प्रदर्शित करेगा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान को के बाईं ओर क्या लिखेंगे, जो हम तीर के निशान का उपयोग कर रहे थे पिछली भी जो वहाँ पे हमने यूज किया है वहाँ भी किया हुआ है, और यहाँ भी तीर का निशान का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीर के निशान के बाईं ओर, यानी बाईं ओर मतलब इधर जो होंगे उधर अभिकारकों को लिखा जाएगा। अगर अभिकारक एक से अधिक हैं तो उनके मध्य क्या लगाया जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, अब तीर के दाईं ओर क्या लिखा जाएगा, तीर के दाईं ओर जो हमारा नया पदार्थ बनेगा अर्थात उत्पाद बनेगा उसको लिखा जाएगा। अगर उत्पाद भी एक से अधिक बन रहे हैं तो उनके बीच भी क्या है, प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आप देखिए हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए हमने एक रिएक्शन ले रखी है जिंक यानी Zn की रिएक्शन कराई है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट से। तो ये हमारे क्या होंगे, अभिकारक होंगे। फिर यहाँ पे हमने एरो का उपयोग किया है, इधर क्या बना है, ZnSO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेगा, और यहाँ से H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हमने आपस में मिलाया था, जिन पदार्थों को, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक। हमने कहा था अभिकारक जो होंगे तीर के बाईं ओर लिखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बाईं ओर यहाँ पे क्या लिखा है, अभिकारकों को। एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच में हमने क्या लगाया है, धन चिन्ह लगाया है। ठीक है, अब जो तीर के दाईं ओर होंगे जो हमारा नए पदार्थ बनेंगे यानी उत्पाद बनेंगे उनको लिखेंगे। तो इधर हमारा उत्पाद क्या बना है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस। तो उत्पादों को हम दाईं ओर लिखेंगे, और अगर एक से अधिक उत्पाद बने हैं तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अभिकारकों को हम तीर के बाईं ओर लिखते हैं और उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ की उपस्थिति रखी जाएगी तो उसे हम तीर के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। जैसे ताप है, दाब है, कितना टेम्परेचर दिया, किसकी उपस्थिति में रखा, इन सभी को तीर के ऊपर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कंकाली समीकरण क्या होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण की। तो पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे। अब संतुलित किस प्रकार नहीं होगी उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन यानी Mg और ऑक्सीजन मतलब O2 की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है, जो कि हमने अभी आपको बताया था। तो इसकी सांकेतिक समीकरण के रूप में हमें इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी हमने आपको समझाया। तो मैग्नीशियम को हमने Mg से लिखा और ऑक्सीजन को हमने O2 से लिखा। ये अभिकारक हैं तो तीर के बाईं ओर लिखा है, और जो उत्पाद के रूप में MgO बना है उसे दाईं ओर लिखा है। तो ये हमारी एक सांकेतिक समीकरण होगी जो कि नॉर्मल समीकरण है। ठीक है, अब ये असंतुलित कैसे है, तो असंतुलित किस प्रकार है, आप देखिए यहाँ पे देखिए Mg की संख्या बाईं ओर 1 है, यहाँ पे देखिए Mg की संख्या दाईं ओर भी कितनी 1 है, तो ये तो संतुलित हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं बाईं ओर, और इधर देखिए ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन के परमाणुओं में क्या है, विभिन्नता है यानी असंतुलित हैं। तो जब क्या हो कि अभिकारकों के जो हमारे अणु हैं या तत्व हैं जिनके परमाणु और उत्पादों के जो अणु तत्व हैं उनके परमाणु, उनकी संख्या अगर संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है, तो उस प्रकार के समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर बाईं ओर और दाईं ओर के जो हमारे तत्व हैं उनके अणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं होगी दोनों तरफ, तो वो कैसी समीकरण होगी, कंकाली रासायनिक समीकरण होगी। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 मत समझना, ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, जबकि दाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, अतः यह एक कंकाली समीकरण है। ठीक है, इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी कंकाली समीकरण है इसको संतुलित करना सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम संतुलित करेंगे। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम कंकाली समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यहाँ पे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो चीज़ हमारे पास जितनी है उसके बाद भी हमारे पास उतनी रहनी चाहिए। यानी हमने कोई 2 चीज़ें मिलाई, मान लेते 25 ग्राम कि 2 चीज़ें मिलाई 25-25 ग्राम, तो हमारे पास जो बनने वाली चीज़ भी होनी चाहिए वो 25-25 को मिलाकर टोटल 50 होना चाहिए। यानी इधर भी हमने 25 मिलाया, 25-25 मिलाकर टोटल 50 मिलाया, तो बनने वाली चीज़ भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हम उपयोग करके क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। क्योंकि उसका कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारी द्रव्यमान होती है, ना तो उसका निर्माण होता है और ना ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। यानी कहने का मतलब जो चीज़ जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी अभिकारक में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तब कहा जाएगा कि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेंगे, उसको क्या करेंगे, चरणबद्ध तरीके से संतुलित करेंगे, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक रिएक्शन लेंगे, उसको चरण वाइज मतलब क्या करते हैं, पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट वाइज इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम चरण 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक रासायनिक समीकरण ले रखा है जो कि Fe+H2O अभिकारक हैं, ये मिलकर उत्पाद के रूप में Fe3O4+H2 ये बनाते हैं। अब क्या किया, इन समीकरण को हमने क्या किया, बॉक्स में रख दिया और इसमें कुछ भी अभी हम संख्या से कोई गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। ठीक है, पहले चरण में हमें इतना करना है। फिर दूसरे चरण में क्या करेंगे, अभिकारकों की संख्या जितनी है इस तरफ उनका एक टेबल बना लेंगे और जितने उत्पाद में हमारे जो तत्व हैं उनका टेबल बना लेंगे उनकी संख्या का। तो यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल में क्या ले रखा है, तत्व ले रखा है और उसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या ले रखी है। तो सबसे पहला तत्व हमारा क्या है, Fe है। तो अभिकारकों की तरफ Fe की संख्या कितनी है, अब लोग बताइए। देखिए यहाँ पे तो अभिकारकों में देखिए यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी Fe को उत्पाद की तरफ देखेंगे, यानी एरो के दाईं ओर देखेंगे, तो यहाँ पे Fe की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की अभिकारकों में यानी इधर कितनी संख्या है, 2 है, और हाइड्रोजन की उत्पाद में कितनी संख्या है, इधर भी 2 है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के सामने हमने 2 और 2 लिख रखा है। फिर यहाँ पे बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इधर देख लीजिए आप लोग 1 ही है, लेकिन उत्पाद में कितना है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑक्सीजन के सामने 1 लिख रखा है और उत्पाद के सामने कितना लिख रखा है, 4 लिख रखा है। ठीक है, तो सेकंड चरण में हम इतना करेंगे, जितने तत्व होंगे उनको नोट करेंगे, उनकी संख्या हम अभिकारकों की तरफ देखेंगे कितनी है और उत्पाद की तरफ देखेंगे कितनी है। ठीक है, सेकंड चरण में हम इतना करेंगे। थर्ड चरण में क्या करेंगे हम, वो आगे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस परमाणु की संख्या होगी उसको हम सर्वप्रथम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या किसकी है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किसकी है, 4 ऑक्सीजन है। तो यानी हमारे उत्पाद में जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो हमें अभिकारकों में भी परमाणुओं की संख्या कितनी करनी होगी, 4। तो 4 कब होगी, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन परमाणु में क्या करेंगे, 4 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यानी जहाँ पर हमारा अभिकारक में ऑक्सीजन होगा उसमें 4 से गुणा कराएंगे। आपको याद रखना है, टेबल बनाना है, टेबल में जिस धातु या जिस तत्व की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उत्पाद में 4 है, अभिकारक में 1 है, यानी अभिकारक में कम है।
तो अभिकारक और उत्पाद को बराबर करने के लिए इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे, तब जाके हमारे ऑक्सीजन बराबर होंगे। तो इतना करना है, यानी अभिकारकों में जहाँ पर ऑक्सीजन होंगे वहाँ पर कितने से गुणा कराना है, 4 से। ठीक है, अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन कहाँ पर है, और जहाँ पर होगा उसमें हम 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम चरण 3 की बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो सबसे अधिक परमाणु होगा और जिस तरफ कम ज़्यादा होगा उधर हम क्या करेंगे, गुणांक मतलब गुणा करके उसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, 4 थी, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 थी, इसलिए इसमें हमने 4 से क्या करा दिया है, गुणा करा दिया है। तो 4 से गुणा कराने में होगा क्या, यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 4 से गुणा कराने पर 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 4 हमारे क्या हो जाएंगे, इधर भी ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हमारे ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन संतुलित होने के बाद अब सेकंड चरण में क्या करेंगे, सेकंड चरण में देखेंगे अब इसके बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो चौथे चरण में देखेंगे सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित करना। अब बाकी तत्व जो बचे हुए हैं उनको भी क्या करेंगे, चरण 3 की भांति, यानी इसमें हमने 4 से गुणा किया उसी प्रकार से संतुलित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 से गुणा कराने के बाद जब हाइड्रोजन यहाँ पे पहले 2 थे, जब 4 से गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएंगे। अब देखिए बाईं ओर हाइड्रोजन 8 हैं और दाईं ओर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में कितने से गुणा कराना होगा, 4 से गुणा कराना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम चरण 4 में हमने हाइड्रोजन से इस तरफ कितना किया, 4 से गुणा कराया, क्योंकि इस तरफ 8 हो चुके हैं, इधर कितने थे, 2, तो इसमें हमने 4 से गुणा करा दिया। ठीक है, इतना किया। फिर यहाँ पे देखते हैं दाईं ओर Fe की जो संख्या है वो 3 है, इधर बाईं ओर Fe की संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब इधर 3 कम है, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 से गुणा करा देंगे चरण 4 में। तो देखिए यहाँ पे Fe में हमने क्या किया, चरण 4 में 3 से गुणा करा दिया है। तो इसमें 3 से गुणा, हाइड्रोजन में 4 से गुणा और H2O में पहले हमने 4 से गुणा करा दिया था। इतना कराने के बाद आप लोग देखेंगे कि दोनों तरफ यानी तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर दोनों परमाणुओं की संख्या सभी की बराबर है। यहाँ पे देखिए Fe 3 हो चुके हैं, यहाँ भी Fe 3 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 चक्कू 8 है, यहाँ भी 2 चक्कू 8 है। ऑक्सीजन संख्या 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार ये जो हमारी समीकरण होगी वो संतुलित हो जाएगी। अब इसका एक चरण और बचता है, उसको भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें और भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं कि जैसे जिसकी जो मतलब कहने का मतलब ये कि समीकरण जो चरण हमारा 5 होगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ किस अवस्था में उसका साइन भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे Fe जो हमारा है फेरस है या आयरन है, इसकी जो अवस्था होती है ठोस होती है। तो अगर जो चीज़ ठोस अवस्था में होगी उसको लिखने के लिए ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, तो सॉलिड के रूप में इसमें ब्रैकेट में H लिख देंगे, H का मतलब सॉलिड। ठीक है, H2 जो हमारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, तो इसको दर्शाने के लिए इसके ब्रैकेट में L लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जो हमारी होती है वो गैस अवस्था होती है। ठीक है, तो गैस अवस्था जो होती है उसको दिखाने के लिए हम गैस को अंग्रेजी में GAS लिखते हैं, यानी इसको हम G से लिख देंगे। जो क्या होगा, जो विलयन के रूप में होगा, जो विलयन के रूप में होगा उसे लिक्विड कहते हैं, उसे हम किससे लिखेंगे, सॉरी जल को, द्रव को तो हमने लिक्विड से लिख दिया। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, उसे हम एक्वा से लिखेंगे, AQ से लिखेंगे। ठीक है, आइए चरण 5 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चरण 5 में क्या किया है कि अभिकारकों एवं उत्पादों को भौतिक अवस्था के रूप में भी लिखा जाता है। तो अगर ठोस होगा तो हमने बताया था उसके ब्रैकेट में H लिख देना है, द्रव होगा तो उसे L लिख देना है, गैस होगा तो उसे G लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जलीय विलयन होगा तो उसे एक्वा लिख देना है। ठीक है, हमने वही रिएक्शन आप यहाँ पे देखिए फिर से ले रखी है। देखिए Fe हमारा ठोस था तो इसके ब्रैकेट में हमने H लिख दिया, H2O हमारा द्रव था, इसके लिए लिक्विड के लिए L लिख दिया। Fe3 हमारा ठोस था तो इसको भी हम सॉलिड लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हमारा क्या था, क्योंकि सॉलिड लिख चुके तो इसको नहीं, हाइड्रोजन हमारी गैस थी तो इसको G से लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, हमने देखा कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का ये तरीका था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। आगे की क्लासों में आपको ऐसी ही क्लासें प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। आगे के वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है।